हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ 2020 और 21 के कुछ अवार्ड देख लेते हैं। तो 2021 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ध्यान रखना है डेविड डियोप को। और किस पुस्तक के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को। किस पुस्तक के लिए? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अगला जो अवार्ड है वो है मैन बुकर पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? डैमन गलगुड को द प्रॉमिस के लिए। और 2020 का किसे दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। और जो अगला है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक। और अंग्रेजी का जो है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। तो ये तीनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। और अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां है जो 2022 में दिया गया वो दिया गया है दामोदर मौजो को। और जो 56वां है 2021 में दिया गया वो नीलमणि फूकन को। सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो 31वां 2021 में दिया गया रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये इनकी रचना है। और जो 30वां है 2020 में दिया गया वो दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो 31वां जो व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये 6 अवार्ड ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 5 साल की कार्य योजना या रोड मैप के तहत प्रदेश में कितनी क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी? तो प्रदेश में 17, ध्यान रखना है 17 परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश ई विधानसभा का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ UP GK के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए जो है कर दी गई है पंजाब सरकार की ओर से। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के संदिग्ध को रिहा करने का आदेश दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कैंटन कूल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान रखना यहाँ पर पूछा क्या गया है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही। अगर वैसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन है तो वो है कामी रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया? तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे लार्सन एंड टुब्रो के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SN सुब्रमण्यन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता? तो ये जो अवार्ड है वो जीता है सेसिल नदजे बेट ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे
कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मैडम तुसाद म्यूजियम बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। मोम के पुतलों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद का म्यूजियम नोएडा शहर में शुरू होने वाला है। यानी दोस्तों मैडम तुसाद जो म्यूजियम है ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर जो है इस म्यूजियम में मोम के पुतले यानी मोम की जो तस्वीरें हैं वो बनाई जाती हैं। दोस्तों ये जो मैडम तुसाद का म्यूजियम है ये दुनिया के 23 शहरों में चल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, दुनिया भर के 23 शहरों में ये म्यूजियम चल रहा है और जो नोएडा में ये बनेगा, ये नोएडा 24वां शहर बन जाएगा। खास बात यहाँ पर यह है कि इस म्यूजियम में जो नोएडा में बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बॉलीवुड के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ नजर आएंगे। दोस्तों इस संग्रहालय की अगर बात की जाए कि जो मैडम तुसाद म्यूजियम है ये हमारे देश भारत में पहली बार जो है कहाँ पर शुरू हुआ था, तो ये जो मैडम तुसाद का म्यूजियम है ये पहली बार 2017 में ये कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। लेकिन कोविड की वजह से इसे जो है बंद कर दिया गया था, 2020 में इसे बंद किया गया और उसके बाद अब ये जो म्यूजियम है ये दिल्ली से हटा करके कहाँ पर, नोएडा में स्थानांतरित किया जा रहा है। दोस्तों मैडम तुसाद का संग्रहालय पहली बार अगर बात की जाए कि दुनिया भर में कहाँ पर खोला गया, तो 1835 में लंदन में ये खोला गया था। यह अपने मोम से बनाए जाने वाले पुतलों के लिए धीरे धीरे दुनिया भर में विख्यात हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है नोट करेंगे और अच्छे से ध्यान भी रखेंगे कि जो मैडम तुसाद का म्यूजियम है ये अब हमारे प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो नोएडा में ये स्थापित किया जा रहा है। और वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मैडम तुसाद का म्यूजियम है ये हमारे देश में पहली बार जो है कहाँ पर शुरू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया और अब इसे जो है कहाँ पर, नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो नोएडा में मैडम तुसाद का म्यूजियम शुरू होने वाला है, अगर इसकी तुलना दिल्ली वाले से की जाए तो दिल्ली के मुकाबले ये जो नोएडा में बनाया जा रहा है ये पहले से भव्य और आकर्षक होगा। यहाँ पर दोस्तों किस किस की मोम की पुतले होंगे, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के होंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के होंगे, शहीद ए आजम यानी भगत सिंह के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्रिकेटर की अगर बात की जाए तो कपिल देव, उड़न सिख, मिल्खा सिंह, भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम और सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा और भी उसेन बोल्ट हैं, राज कपूर हैं, रणवीर कपूर हैं, सलमान खान है। यानी ये सारी जो मोम के पुतले हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इस वजह से जो नोएडा है ये जो है पर्यटक स्थल के रूप में जो है देश में उभरेगा। अब दोस्तों इसकी अगर बात की जाए कि सबसे पहला दुनिया भर का जो पहला मोम का पुतला जो मैडम तुसाद का म्यूजियम है ये कहाँ पर खोला गया था, तो 1835 में लंदन में खोला गया था। और दोस्तों इसकी शाखाएं अगर अभी वर्तमान में बात की जाए तो दुनिया भर के 23 शहरों में ये म्यूजियम चल रहा है। उनमें से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, संघाई है, नीदरलैंड है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी समेत विश्व के 23 शहरों में ये संचालित किया जा रहा है। दोस्तों ये जो मैडम तुसाद म्यूजियम है ये किसके नाम पर है, तो मैडम मैरी तुसाद के नाम पर जो है ये म्यूजियम है। इनकी अगर बात की जाए तो सन 1835 में मैडम तुसाद म्यूजियम की नींव मैडम मैरी तुसाद ने ही रखी थी। वो लंदन के बेकर स्ट्रीट बाजार में अपने द्वारा बनाई गई मोम की कलाकृतियां की प्रदर्शनी लगाया करती थी और इस तरह से बाजार से इस मोम के पुतलों की प्रदर्शनी शुरू हुई और धीरे धीरे इसने जो है म्यूजियम का रूप धारण कर लिया और उसके बाद लंदन में ये फेमस हुआ, फिर इसके बाद जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है, इस जो म्यूजियम है मैडम तुसाद म्यूजियम, यहाँ पर मोम के पुतले हैं। यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे ये जो है पुतले हैं मोम के। सचिन तेंदुलकर हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अमिताभ बच्चन, ये सारे जो आपको यहाँ पर इमेज देख रहे हैं ये मोम के पुतले हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित अब ये की जाएंगी। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से, क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैडम तुसाद का म्यूजियम जो है ये हमारे प्रदेश में कहाँ पर शुरू होने वाला है, तो ये शुरू होने वाला है नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के इतिहास में किस टीम ने खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, लखनऊ सुपर जायंट्स।
लखनऊ सुपर जायंट्स के क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। क्विंटन डी कॉक ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 70 गेंदों में नाबाद 140 रनों की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने नाबाद 68 यानी 68 रनों की पारी खेलकर 20 ओवरों में 210 रन की साझेदारी के साथ एक नया आईपीएल रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में यानी आईपीएल के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी जो साझेदारी है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की ओर से की गई है। और किन खिलाड़ियों की, तो ध्यान रखना है क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल। यानी दोस्तों यहां पर जो है पहले विकेट के लिए इतनी बड़ी साझेदारी ये की गई है, यानी 20 ओवर तक जो है ये दो खिलाड़ी खेलते रहे। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि 20 ओवर तक जो है ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। टीम का नाम पूछा जा सकता है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के ये खिलाड़ी थे। नाम क्या है, तो ध्यान रखना है क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार ने। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने राज्य के लोगों की शिकायतों को सुना और लोक मिलनी योजना शुरू की, जो अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। यह संवादात्मक कार्यक्रम राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के लोगों ने पिछले 2 महीनों में राज्य सरकार के पास विभिन्न शिकायतें दर्ज कराई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि लोक मिलनी योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है और इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से जो राज्य के लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उनकी शिकायतें जो है जल्द निवारण भी किया जा सकेगा। तो ध्यान रखना है, लोक मिलनी योजना पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए परिषद के गठन की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कपास परिषद की। ये इमेज देख सकते हैं, ये कपास होता है। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध वयोवृद्ध कपास व्यक्ति सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। परिषद में भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। श्री गोयल ने कताई और व्यापारिक समुदाय से घरेलू उद्योग को पहले कपास और धागे की परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी अपील की है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए परिषद के गठन की घोषणा की है, तो भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नवजोत सिंह सिद्धू। और यहां पर इमेज देख सकते हैं, यह नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद सजा सुनाई है। जिस रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है, वो मामला 3 दशक से ज्यादा पुराना यानी साल 1988 का है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग को पार्किंग के विवाद में घुटना मार दिया था और इसके बाद उस बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई थी। तो ये जो मामला है ये 1988 का है और इसी के चलते जो कांग्रेस के नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। चीनी वैज्ञानिक ने पृथ्वी से करीब 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा। दोस्तों चीन जो है ये मंगल मिशन पर भी काम कर रहा है। सौर मंडल के बाहर रहने योग्य ग्रहों की खोज खगोल विज्ञान में मौलिक अनुसंधान की प्रमुख सीमाओं में से एक है। दोस्तों चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर
अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि कौन से देश के वैज्ञानिक जो है ये पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने की एक परियोजना का प्रस्ताव रखा, तो ध्यान रखना है चीन के वैज्ञानिकों ने। दोस्तों चीन से संबंधित ध्यान रखना है कि दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल मून और सन जो है ये किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, तो चाइना के। और इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है किस देश में, तो वो भी चीन में। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद से लाई हुई मिट्टी पर पौधे उगाने का एक कारनामा किया, तो ध्यान रखना है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेसेंट प्लेटनरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90 लाख लोगों की। द लेसेंट प्लेटनरी हेल्थ जर्नल में इस ध्यान रखना है इस रिपोर्ट को मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। साल 2000 के बाद से अब तक इन आंकड़ों में 55% की वृद्धि हुई है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण संबंधी कारणों से दुनिया भर में हर साल लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में एक जो रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो 90 लाख लोगों की मृत्यु हुई है प्रदूषण से दुनिया भर में। ठीक, ये नाम भी ध्यान रखना है, इसकी ओर से रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व को पहचानना इसका उद्देश्य होता है। यह मुख्य रूप से जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साल 2018 में विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार मनाया गया था। 2022 की थीम क्या रही, तो ये भी ध्यान रखना है, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स 2022 की थीम रही विश्व मधुमक्खी दिवस की। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई को ये मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस की घोषणा जो है वो कब हुई थी, तो दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2017 में ध्यान रखना है, दिसंबर 2017 में जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और पहली बार ये 2018 में मनाया गया था। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना, ध्यान रखना है खाद्य और कृषि संगठन की। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो क्यू डोंगयू। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है रोम, इटली में। ठीक, तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है खाद्य और कृषि संगठन से। अगला क्वेश्चन है, हाईकोर्ट ने किस राज्य की सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की। दोस्तों हाई कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार की जो एक बहुचर्चित योजना थी घर घर राशन वितरण योजना, इसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से भी जानते थे, तो इसे जो है रद्द कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने यह कहा कि दिल्ली सरकार नए सिरे से राशन की होम डिलीवरी की योजना शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए वह केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि किस राज्य सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ये दिल्ली सरकार की योजना थी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि नए सिरे से जो है दिल्ली सरकार फिर से राशन की होम डिलीवरी की योजना शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो अनाज मुहैया कराया जाता है वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। ठीक, तो ध्यान रखना है दिल्ली सरकार की योजना थी घर घर राशन वितरण योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। और यहां पर इमेज भी देख सकते हैं, यह भारत की मुक्केबाज निखत जरीन।
भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड की जिटपॉग जुतामास को 5-0 से एक तरफा हराकर स्वर्ण पदक जीता। निखत ने यह स्वर्ण पदक 52 किलोग्राम भार वर्ग प्लाई वेट में जीता है। वह यह कारनामा करने वाली 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई है। इनसे पहले ये जो कारनामा है वो किसने किया है, तो मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। वहीं इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत का 10वां गोल्ड मेडल है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है तो उसमें भारतीय जो मुक्केबाज हैं निखत जरीन, इन्होंने एक बड़ा कारनामा किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, किसे हरा करके, तो थाईलैंड की जिटपॉग जुतामास को हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अगर ये पूछा जाए कि कितने भार वर्ग में, तो ध्यान रखना है 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो इनका नाम ध्यान रखना है निखत जरीन। और दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहां पर आयोजित की जा रही है, तो ध्यान रखना है इस्तांबुल में ये आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों ये थे 20-21 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये किस देश में बनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, चेक गणराज्य। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट किस शहर में खुला। ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, बी है लखनऊ, सी है नोएडा और डी है कानपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।